अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम मजीद योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि चैप्टर 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और एंटी टेस्ट के लिहाज से भी। ठीक है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। तो आज का टॉपिक आपने अच्छे तरीके से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से कॉन्सेप्ट आज हम इसमें सीखेंगे। स्टूडेंट, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो आपके पास 1D मोशन थी, जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को डील किया कि ये सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हमने 2D मोशन को डील करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता हो कि 1D और 2D में फर्क क्या है। अगर तो मोशन सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग, सपोज करें कि जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, या आप एक बॉल को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, इसकी अगर हम मोशन देखना चाहें तो अगर तो ये अलोंग वाई एक्सिस है, सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग, तो ये भी क्या होगी, वन डायरेक्शनल होगी, 1D मोशन कहलाएगी। लेकिन अगर आप एक फुटबॉल को किक करते हैं, यकीनन अगर आप फुटबॉल को किक करेंगे तो उसका कुछ पाथ इस तरह से बनेगा, ये वो पॉइंट है जहां से आप उसको हिट कर रहे हैं। और स्टूडेंट, इस तरह से पहले एक पीक पे हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से आके ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये एक पाथ बनता है, एक ट्रेजेक्ट्री बनती है इस तरह से। अब स्टूडेंट, इसमें आपने देखा होगा कि उसने आगे की तरफ भी मूव किया लॉन्ग एक्स एक्सिस और वर्टिकल हाइट भी अटेन की है। तो ये आपके पास 2D मोशन के लायक है। आप एक मिसाइल को फाइट करते हैं फ्रॉम लॉन्चिंग पैड, तो यहाँ पे भी क्या होगी, उसकी मोशन भी 2D मोशन कहलाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि 2D मोशन और 1D में क्या फर्क है। 2D में क्या होगा स्टूडेंट, अलोंग एक्स एक्सिस भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रहा हो। तो ये दोनों डायमेंशंस के अलोंग अगर मोशन हो कि आगे की तरफ भी मूव कर रहा है और वर्टिकल हाइट भी अटेन कर रहा है। जैसे आपने एक फुटबॉल को किक किया, तो जब फुटबॉल को किक करेंगे तो यूं एक ट्रेजेक्ट्री वो बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा। ठीक है, जिसको हम 2D मोशन कहते हैं कि उसने फॉरवर्ड भी मूव किया और हाइट भी अटेन की। तो ये था आपके पास 2D मोशन। अब स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है कि जिसमें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की 2 डायमेंशनल मोशन मूव डील करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कि सिर्फ वर्टिकल मोशन हो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस के अलावा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या हो कि फोर्स सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, इसके अलावा कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन किया है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन है ये, और अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ एक्सेलरेशन कौन सा होगा बेटे? ग्रेविटी की वजह से होगा, मतलब कोई दूसरी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर रही होगी, सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, ये तो था डिफाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। अब स्टूडेंट, मैंने 2D को भी डिफाइन किया कि ये 2D क्या है। ठीक है, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो मोशन दैट टेक प्लेस अलोंग 2 डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। जैसे हमने बात की है कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा हो और वाई एक्सिस के अलोंग भी, मतलब इसने हाइट भी अटेन की और एक्स एक्सिस के अलोंग इसने डिस्टेंस भी ट्रेवल किया। तो इस तरह से इसकी जो मोशन होगी ये 2D होगी। तो 2 एक्सिस के अलोंग है, 2 डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग है और एक ही सेम टाइम के ऊपर है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, 2D मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन और 2D का पता चल गया होगा। अब बेटे इसकी एग्जांपल, जैसे मैंने फुटबॉल की एग्जांपल ली, एक मिसाइल की एग्जांपल ले लें कि वो भी लॉन्चिंग पैड से अगर फायर किया जा रहा है किसी एक पोजीशन के ऊपर, तो उसकी मोशन भी क्या होगी, यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। उसके बाद स्टूडेंट, रियल केस में क्या ये पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर आप वर्टिकली अपवर्ड किक करते हैं, ठीक है, यहाँ आपने फुटबॉल को किक किया है, तो क्या उसके ऊपर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है? तो आप कहेंगे यकीनन ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर तो एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही होगी, उसके ऊपर डिफरेंट और जो है ना फोर्सेस भी एक्ट कर रही होंगी। इसका मतलब है कि आप कहेंगे यहाँ पे सिर्फ हमें आइडियल केस को कंसीडर करना पड़ता है। आइडियल केस क्या होगा, जिसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कि एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे। दूसरी बात है, आपको पता है कि अर्थ की भी तो मोशन है, स्पिन मोशन भी है, ऑर्बिटल मोशन भी है, तो इसकी वजह से भी तो इफेक्ट आ सकता है। हमने ये सारे के सारे फैक्टर्स को निगलेक्ट करना है। हम सिर्फ जो है ना आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, रियल प्रोजेक्टाइल की बात नहीं कर रहे।
आप जब एक बॉल को किक करेंगे, फुटबॉल बॉल किक कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, एक रियल प्रोजेक्टाइल होगा और इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी इफेक्ट करेगी, सारे केसेस होंगे। लेकिन हमने सिर्फ इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में क्या करना है, आइडियल प्रोजेक्टाइल को डील करना है। आइडियल प्रोजेक्टाइल क्या होगा, मोशन में हम निगलेक्ट करेंगे एयर रेजिस्टेंस को और all other effects influencing the flight of real projectile, और रियल प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट को जितने भी दूसरे फैक्टर इफेक्ट कर रहे होंगे उन सारे फैक्टर्स को हमने निगलेक्ट करना है। अब स्टूडेंट हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने दो केस को डील करना है। एक केस वो होगा जिसमें फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को यूं एक सर्टेन हाइट से यूं फॉल करवाया था, ठीक है। और दूसरा केस होगा जिसमें हमने एक फुटबॉल की मोशन है या कोई भी इस तरह से पैराबोलिक पाथ को हम डील करेंगे, ठीक है। तो दो केस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस होगा जिसमें एंगल जो है ना वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो आपने क्या किया, कंसीडर द मोशन ऑफ बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। तो सपोज करें स्टूडेंट, ये एक हाइट है, ये ग्राउंड लेवल है और ये एक ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट से मैं एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मैंने थ्रो किया स्टूडेंट, तो आप देखेंगे स्टार्ट के ऊपर तो आपके पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, अलोंग एक्स एक्सिस होगा, वी एक्स। और इस सारे केस में आपके पास वी एक्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आपने यहाँ पे देखा कि इसमें मैंने वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि डाउनवर्ड, पहले स्टार्ट पे सिर्फ आगे की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इसकी फ्लाइट डाउनवर्ड मूव हो, तो इसमें आपके पास वाई कंपोनेंट भी आया। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे वाई कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू जो है ना वेलोसिटी की वो इंक्रीज हुई, इस केस में और इंक्रीज होगी, इस केस में और इंक्रीज होगी। तो मैंने इन वेक्टर्स की लेंथ को भी इंक्रीज किया, बुक में आप देखेंगे एग्जाम्पल में। तो ये डायग्राम में आपके पास क्या है, इनकी लेंथ भी वो इंक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज आपने नोट की कि लॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। तो इस पूरे टॉपिक में आपने ये बात याद रखनी है कि लॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इस पॉइंट के ऊपर, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं, इनिशियल पॉइंट के ऊपर सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस में, मतलब ये सर्टेन हाइट है, इस पॉइंट से आपने क्या करना है, एक बॉल को यूं हल्का सा आपने टच करना है इस बॉल को आगे की तरफ। तो इससे क्या होगा कि बॉल जो है ना अपनी मोशन डाउनवर्ड स्टार्ट करेगा और इस ये पाथ को फॉलो करेगा। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से इस पॉइंट सी तक मूव किया है तो इसने कितना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया, इन दोनों पॉइंट्स को हम वन बाय वन फाइंड करेंगे। फर्स्ट आपके पास है स्टूडेंट, जब भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हूं तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, ठीक है, जिसको हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम दिया था। अब स्टूडेंट अगर टाइम भी हो तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि थर्ड इक्वेशन आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट है, हम सेकंड यूज करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एस एक्स, वी आई एक्स और ए एक्स हो जाएगा आपके पास। इन सबको अलोंग एक्स एक्सिस हम डील कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको आपने नाम दिया वी एक्स का। अब क्या एक्सेलेरेशन होगा अलोंग एक्स एक्सिस, क्या कोई फोर्स एक्ट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस? तो स्टूडेंट हमने तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है और दूसरा हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। तो इसका मतलब अगर फोर्स यहाँ पे 0 है तो क्या एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा? आप कहेंगे यकीनन नहीं, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स होगी तो एक्सेलेरेशन होगा यहाँ पे। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, क्योंकि फोर्स 0 है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब स्टूडेंट मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है हमारा अलोंग एक्स एक्सिस, इसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल एक्स से, और वी आई एक्स आपके पास क्या आ गया, वी एक्स के इक्वल है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा 1/2 एज इट, ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए एक्स की जगह 0 पुट कर दें, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 है, क्योंकि फोर्स आपके पास 0 है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, वी एक्स और t के इक्वल आ जाएगा, वी एक्स t के इक्वल। तो ये मैंने इसकी वैल्यू जो है पुट कर दी। तो स्टूडेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी के। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस की। वर्टिकल डिस्टेंस में हमें देखना है कि कितना वर्टिकल डिस्टेंस इस बॉल ने कवर किया। अब स्टूडेंट इसको मैंने y से डिनोट किया है वर्टिकल डिस्टेंस को, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था और y एक्सिस के अलोंग आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है।
और वर्टिकल डिस्टेंस में दो चीजें हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूं वर्टिकल मूव कर रहा है तो आप कहेंगे उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो ए वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जी के इक्वल होगी। ओके, अब स्टूडेंट मुझे बताइएगा क्या इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है? तो आप कहेंगे स्टार्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट ने यूं हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ मूव किया था, तो इसलिए यहाँ पे डाउनवर्ड मूव करना भी स्टार्ट नहीं किया था स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट, जीरो होगा। तो आपने क्या कहेंगे, ये जो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं वी आई वाई और ए वाई, ओके, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो अब आप वाई एक्सिस के लॉन्ग जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को हमने कैपिटल एक्स कहा था और इसको आप कैपिटल वाई कह लें। अब वी आई वाई क्या है हमारे पास, जीरो इंटू टी प्लस 1/2, ए वाई की वैल्यू क्या की हमने, जी। अब स्टूडेंट क्योंकि डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, अगर तो इसकी अपवर्ड मोशन होती है तो हम जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव पुट करते हैं। अब टी स्क्वायर पुट कर दें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वर्टिकल डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर ली इस बॉल का, जो कि आपने एक सर्टेन हाइट से पॉइंट ए से ड्रॉप की थी, उसका आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ। इसमें क्या किया था हमने, एक ऑब्जेक्ट को जो कि इस पॉइंट ए से, इसको आप दो पॉइंट्स का नाम दे लें, ये पॉइंट ए है आपके पास, ये पॉइंट बी है, ओके, इस पॉइंट से आपने इसे हिट किया था। सपोज करें कि एक फुटबॉल है जिसको आप किक कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये आगे की तरफ भी मूव कर रहा है और वर्टिकल हाइट भी अटेन करेगा, ओके। तो इस तरह से आपके पास ये जो इसकी मोशन है, इसमें क्या होगा कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, ये इसमें एंगल आपने क्या कहा कि ग्रेटर देन क्या है, जीरो, और लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर तो जीरो होगा तो अलोंग एक्स एक्सिस होगी मोशन, अगर तो 90 डिग्री होगा तो अलोंग वाई एक्सिस होगा। लेकिन अगर इनके बिटवीन एंगल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, 0 और 90 के बिटवीन कोई भी एंगल हो सकता है। अब स्टूडेंट इसकी मोशन के लिए आपने अगेन कंसीडर किया प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट इसका हमने क्या करना है, वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं अगेन, ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब इस केस में देखिए वी आई क्या कर रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो वी आई को अगर हम रिजॉल्व करें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, क्योंकि जब भी कोई आपके पास वेक्टर क्या हो, ना अलोंग एक्स एक्सिस हो ना अलोंग वाई एक्सिस हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। तो स्टूडेंट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा होता है, वी आई कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो क्या होता है आपके पास, वी आई साइन थीटा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, तो वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा और वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट मैंने वेलोसिटी के यहाँ पे पुट कर दी। ओके स्टूडेंट, आप देखिएगा फाइनल वेलोसिटी अगर हमने फाइंड करनी हो, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फाइनल वेलोसिटी ये नहीं है कि लास्ट वाली वेलोसिटी, इस स्टार्टिंग के बाद ये पॉइंट भी आपका फाइनल वेलोसिटी में आ सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप देखना चाहें, इस पॉइंट पे अगर आप देखना चाहें, इस पॉइंट पे देखना चाहें, इस पॉइंट पे, तो ये कोई भी इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर, इस पैराबोलिक पाथ के ऊपर कोई भी आप पॉइंट के ऊपर सेकंड पॉइंट लेंगे तो आपके पास फाइनल पॉइंट कहलाएगा। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे वी एफ, फर्स्ट इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपके पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब स्टूडेंट ये मैंने इक्वेशन यूज करनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वी एफ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी एफ एक्स, और वी आई का भी कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वी आई एक्स, और इस तरह से ए भी क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ओके, अब स्टूडेंट इस केस में भी देखिएगा क्योंकि फोर्स आपने क्या है, जीरो है, तो इसमें इस केस में भी आपके पास क्या होगा कि ए एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने क्या करना है कि एक्सेलेरेशन जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे इसने वर्टिकल हाइट ही अटेन की है। इस एक्सिस के अलोंग जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, जीरो। जब मैं इसको जीरो पुट करूंगा तो ये सारा फैक्टर मेरे पास जीरो हो जाएगा, और वी आई एक्स की वैल्यू क्या है, वी आई कॉस थीटा, तो वी एफ एक्स के इसके इक्वल आ जाएगा, वी आई कॉस थीटा के इक्वल। तो ये मैंने एक्स कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का निकाल लिया। अब स्टूडेंट मूव करते हैं हम
y कंपोनेंट की तरफ जो कि फाइनल वेलोसिटी का। इसके लिए भी अगेन हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन ही यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे y लिख दी है, ठीक है, जहां पे मैंने x एक्सिस लिखा था क्योंकि अब वर्टिकल उसकी मोशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा वी आई वाई किसके इक्वल होता है, वी आई साइन थीटा की, इसको आप पुट कर दें। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है, जो वर्टिकल एक्सेलेरेशन है वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव जी के इक्वल। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ पे आप जी की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, और वी आई वाई यहाँ पे क्या होगा आपके पास है वी आई साइन थीटा। अब यहाँ पे इस केस में आपके पास जो वी आई का वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है वो जीरो नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था इनिशियल वेलोसिटी का, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, वी आई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो स्टूडेंट ये दोनों मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस फाइनल वेलोसिटी के। ओके, अब आप इस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि अगर हमने इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है या अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इन दोनों का आप क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वी एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। ये हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी फाइंड किया था कि अगर हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो या किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेते हैं। ओके, अब स्टूडेंट अगर डायरेक्शन की हमने बात करनी हो कि डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे, अब स्टूडेंट ये जो थीटा एंगल है ये आपके पास वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ बन रहा था। ओके, अब अगर आपने वी आई आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ फाइनल वेलोसिटी भी तो है, तो इसलिए हम यहाँ पे इनका कंबाइन इफेक्ट देखेंगे, इन दोनों का जो वेलोसिटी आपके पास आ रही है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे tan फाई उसने यूज किया, थीटा यूज नहीं किया क्योंकि थीटा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपका बन रहा था। अब आपने क्या करना है, tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए आप क्या करते हैं, y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी हमने देखा था, वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगा यहाँ पे वी एफ वाई डिवाइड बाय वी एफ एक्स। तो ये tan फाई की वैल्यू है, अगर आपने फाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan दूसरी साइड पे मूव करवा दें, tan इनवर्स हो जाएगा वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो स्टूडेंट ये हमने बात की है डायरेक्शन के लिए कि डायरेक्शन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, और ये है मैग्नीट्यूड इस वेलोसिटी की कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल से डिस्कस किया और इसके डिफरेंट पॉइंट्स हमने देखे कि 2D मोशन में और 1D मोशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने दो केस लिए, एक केस में हमने एक ऑब्जेक्ट को फ्रॉम सर्टेन हाइट से फॉल करवाया, उसके हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स सेकंड केस को डील किया और उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाले, कंपोनेंट्स निकालने के बाद कंपोनेंट्स से वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात की। स्टूडेंट होपफुली आपको अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को समझा होगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, अल्लाह हाफिज।